टैक्स को लेकर भारत में एक पुरानी कहावत है कि एक आदर्श कर प्रणाली को ठीक उसी तरह काम करना चाहिए जैसे एक मधुमक्खी फूल से रस चूसती है। जब स्वादिष्ट शहद निकाला जा रहा होता है तो फूल को नुकसान नहीं पहुंचाया चाहिए, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखें तो सरकार मधुमक्खी की तरह टैक्स तो वसूल रही है, लेकिन फूल यानी मध्यम वर्गीय परिवार को उसका डंक चुभता हुआ साफ महसूस हो रहा है। मध्यम वर्ग की बात करें तो आयकर के मामले में ये सबसे ईमानदार करदाता समूह है। नौकरी पेशा होने के चलते रिटर्न फाइल करना इसकी मजबूरी है। ऐसे में ये वर्ग देश की प्रगति में जमकर हाथ बटाता है, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए टैक्स को लेकर उसकी चुभन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अगर महंगाई से हम इसकी तुलना करें तो अपेक्षाकृत कम आय वाले लोगों पर टैक्स का बोझ उच्च वर्ग के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बीते एक दशक से टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसके कारण लोग कम वास्तविक आय पर ज्यादा आयकर का भुगतान कर रहे हैं। ये आज गंभीर विचार का विषय बन गया है। आखिरी बार टैक्स ढांचे में बदलाव 2014 में हुआ था। बजट 2014 के अनुसार 5 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 20% और 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% की आयकर दर लागू थी। पिछले 10 सालों में इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अगर हम औसत महंगाई की दर को 6% मान लें तो 2014 के 5 लाख और 10 लाख रुपए का वास्तविक मूल्य अब घटकर क्रमशः 2.8 लाख और 5.6 लाख हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2014 में लोग 10 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% आयकर दे रहे थे, जबकि 2014 की तुलना में वो अब 5.6 लाख रुपए की वास्तविक आय पर 30% टैक्स दे रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि अपेक्षाकृत कम वास्तविक आय वाले गरीब लोग अब ज्यादा आयकर दे रहे हैं। मौजूदा टैक्स प्रणाली भारतीय मध्यम वर्ग, खासकर निम्न मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही सख्त लगती है। टैक्स और बजट का इतिहास टटोला जाए तो पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत 2005-06 के बजट को मध्यम वर्ग के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। उस बजट में वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में उल्लेखनीय वृद्धि की थी। इस बजट में 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आय पर 10% कर निर्धारित किया गया था। वहीं 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की आय यानी 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक की आय पर 20% और 2.5 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगाया गया था। आइए भारत में टैक्स की तुलना सोने से कर लेते हैं कि सोने की कीमत से क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। इससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 2005-2006 में 1 ग्राम सोने की कीमत 690 रुपए थी, तो आप 1 लाख रुपए में 145 ग्राम सोना खरीद सकते थे। अगर आप उसको आज की आय से देखें, याद रखें कि तब आय के उच्च स्तर पर कोई आयकर नहीं था। अगर आप इस सोने को 11 जुलाई 2024 की इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के ताजा रेट से बेचें तो आपको 7,275 रुपए में 1 ग्राम सोना मिलेगा। इस हिसाब से 10.5 लाख रुपए में आपको 145 ग्राम सोना मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार 2005-06 के टैक्स स्लैब की तुलना में 10 लाख रुपए से ज्यादा आय वालों पर 10% का सबसे कम आयकर स्लैब लगाया जाना चाहिए। इसी तरह यदि वित्त मंत्री इस बजट को ड्रीम बजट बनाना चाहती हैं तो 20% स्लैब 15 लाख रुपए से शुरू होना चाहिए और 30% टैक्स स्लैब 25 लाख रुपए से शुरू होना चाहिए। हाँ, सरकार ये तर्क जरूर दे सकती है कि उसने नई टैक्स प्रणाली पेश की है जिसमें उच्च आय पर बहुत कम दर है, वहीं 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगता। लेकिन नई कर व्यवस्था में पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध कोई महत्वपूर्ण कटौती और छूट नहीं है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत सभी कटौती और छूट के साथ अधिक टैक्स बचाने वाले व्यक्ति के लिए नई कर व्यवस्था में जाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो जिस व्यक्ति ने 25 साल के होम लोन को लिया हुआ है वो नई योजना से अपने आप बाहर हो जाएगा। वहीं 15 साल के पीपीएफ और उससे भी लंबी अवधि के लिए सुकन्या समृद्धि खातों में निवेश करने वालों को भी कोई नई व्यवस्था में फायदा नहीं मिलेगा। एचआरए जो करदाताओं को बड़ी राहत देता है, ये केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत उपलब्ध है। बीते 10 साल से 15 साल में शिक्षा की लागत भी बढ़ गई है। कई करदाताओं ने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ऋण भी ले रखा है और पढ़ाई पूरी होने के बाद 7 साल तक उसका पेमेंट करना होगा। फिर भी ब्याज पर कटौती का दावा केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत ही किया जा सकता है। ऐसे में करदाता अजीब से भंवर में फंसा हुआ है। होम लोन या एजुकेशन लोन में निवेश कर वो वैसे ही लंबे समय के लिए खुद को पुरानी टैक्स व्यवस्था में सौंप चुका है। वहीं महंगाई उसकी मूल आय को घटा रही है, जिससे उसे भारी टैक्स का बोझ सहना पड़ता है। आपको इस व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? बजट को लेकर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई डिमांड है? अगर है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप बजट की छोटी बड़ी घोषणाओं को सामान्य अर्थ में समझना चाहते हैं तो आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।